दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 तारीख को नतीजे आने हैं, फाइनल नतीजे आने हैं। लेकिन कल 1 तारीख को जब अंतिम चरण का मतदान हो रहा था, उसी दरमियान यानी 6 साढ़े 6 बजे के बाद एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हुए और 1 घंटे के भीतर, 1.5 घंटे के भीतर जिस तरह का एग्जिट पोल सामने आया, क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्या वास्तव में ये एग्जिट पोल भरोसा करने योग्य है? और वो एग्जिट पोल में कुछ खास जो चैनल्स हैं, मैं उनके आंकड़े बताऊंगा, हालांकि आपको मालूम होंगे, लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार थोड़ा सा मैं उसका विश्लेषण करूंगा और जो मेरा अपना अनुमान है उसकी तरफ आपको लेकर के जाऊंगा। ये जो निराशा अभी आई है उसको आप अलग रख दीजिए। ये जो एग्जिट पोल से आप प्रभावित हुए हैं, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं। पहली बात, एग्जिट पोल क्यों आए हैं और ये आंकड़ा क्यों आया है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं और थोड़ा कुछ खास राज्यों की भी बात करूंगा कि जहां पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आंकड़े कितने भरोसेमंद हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं प्रमुख, उनके क्या आंकड़े हैं। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो बीजेपी को 353 से 383 सीटें दे रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का जो प्रमोद गुप्ता है, उनका जो सर्वे है वो 361 से लेकर के 401 तक पहुंचता है। यानी मोदी जी ने जो नारा दिया था आपकी बार 400 पार, ये उन्होंने पहुंचा दिया। न्यूज 24 चाणक्य का जो सर्वे है वो 400 दिखा रहा है। मोदी जी की बात उसने मान ली। रिपब्लिक जो भारत है, रिपब्लिक टीवी है, उसने 359 सीटें दी हैं, 359। इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे है वो 371 से 401, मैंने इन्होंने भी पार कर दिया, 400 का पार। एनडीटीवी का जो आंकड़ा है वो 365 सीटें दे रहा है एग्जिट पोल में, और जन की बात वो 362 से 392 सीटें बीजेपी को दे रहा है। यानी मोदी जी को भरपूर सीटें दी जा रही हैं और जो मोदी जी ने ऐलान किया था, जो वादा किया था, जो नारा दिया था, उस नारे के अनुसार आपको ये एग्जिट पोल दिख रहा है। अब पहले तो मैं इसका विश्लेषण करना चाहता हूं कि ये इतनी सीटें कहां से आ रही हैं, नतीजे कैसे, रुझान ऐसे दिख रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि इस तरह के अगर रुझान हैं, 2019 के जरा इलेक्शन से हम तुलना करें तो 2019 के इलेक्शन में कई फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि भारत का जो मतदाता है वो 5 साल को थोड़ा कम मानता है, वो एक मौका और देता है। और जिस तरह की मोदी जी की ब्रांडिंग हुई थी उसमें तो ऑब्वियस था कि मतदाताओं ने उन्हें एक मौका दिया। दूसरा एक बड़ा कारण था पुलवामा का, कि उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, कैप्टन अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया, उनको पाकिस्तान के लोगों ने, सैनिकों ने पकड़ लिया था। तो वो एक पूरा नेशनलिज्म का पूरा गुबार पैदा किया गया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया मोदी जी ने, वगैरह वगैरह। लोग भूल गए कि पुलवामा में जो 40 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके गुनहगार कौन है और उनको सजा कोई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो स्कॉर्पियो क्यों नहीं पकड़ी गई है, उसका मालिक कौन था, ये लोगों ने भुला दिया। और मुद्दा आ गया कि साहब देखिए, पाकिस्तान को ठोक दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने अपील कर ली कि जो पहली बार के वोटर हैं वो भी शहीदों के नाम पर वोट दें, हालांकि आचार संहिता के वो खिलाफ था। तो करीब 1 करोड़ जो नौजवान था, जो फर्स्ट टाइम वोटर था, उसने मोदी जी को वोट किया था। इस तरह की महंगाई उस समय नहीं थी और जो बेरोजगारी थी, बेरोजगारी बढ़ जरूर रही थी, लेकिन उस बेरोजगारी से अभी लोग इतना नाउम्मीद नहीं हुए थे। को लग रहा था कि आगे कुछ चीजें हो सकती हैं।
इसके बाद जो कोरोना की आपदा आई वो समय नहीं था, कोरोना के समय पूरा चौपट हुआ वो भी नहीं था, चीनी घुसपैठ तो हम छोड़ दें। लेकिन आप इन 5 साल के बाद देखिए तो मोदी के पास क्या है। मोदी के पास अब माँ भी नहीं है जो जाकर के फोटो खिंचाते, या माँ को लेकर के बहुत भावनात्मक अपील जो उनकी रहती थी वो इस बार उन्होंने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, लगता है कि परमात्मा ने भेजा है। बीजेपी के पक्ष में था क्या, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। 5 किलो राशन नो, मोदी की लोकप्रियता नो, बल्कि सच्चाई ये है कि एंटी मोदी वेव बह रही थी। उत्तर प्रदेश में आप पूछेंगे योगी की लोकप्रियता है, लेकिन क्या योगी उस तरह से मदद कर रहे थे मोदी की? अगर योगी मदद कर रहे होते तो सहारनपुर में 70,000 ठाकुरों की कैसे सभा हो जाती? उसके और भी कारण हैं। महिला वोटर के बारे में भी लोग कहते हैं, तो क्या महिलाएं अपने घर से नहीं जुड़ी हैं? उनके बच्चे बेरोजगार नहीं हैं क्या? उनका जो पति है वो उसकी आमदनी घटी नहीं है क्या? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है तो कहीं पैसा उनके खाते में आ गया हो तो घर में एक आध कोई महिला दे सकती है वोट, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। हिंदुत्व, राम मंदिर, नो फैक्टर। अब अगर ये नहीं है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है? इसको तो आप कहेंगे जो सर्वे आया है, जो रुझान है, वो तो ये कहते हैं कि उड़ गया चुनाव। माने ये बहुत बड़ी वेव थी कोई जिसने बीजेपी को यहां तक पहुंचा दिया, 350, 400, और वेव नाम की कोई चीज ही। तो जब कोई वेव नहीं है तो ये रुझान कहां से आ रहे हैं? चलिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो रुझान है, ये जो एग्जिट पोल है, ये बेहद बकवास है, एब्सर्ड है, और कतई इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, कतई भरोसा न करें। और ये क्यों हो रहा है, अब मैं इसके एक कारण पर जाऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा उन राज्यों की भी बात कर लेता हूं जो बड़े राज्य हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटें दे रहे हैं भाई लोग। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 से 35 सीट मतलब औसतन दे रहे हैं। बिहार की 40 में से 35 से 37 सीट दे रहे हैं। कर्नाटक की 28 में से एवरेज 25 सीट दे रहे हैं। बंगाल की 42 में से 20 से 24 सीटें दे रहे हैं। अब जरा मैं यूपी पर ही अगर रुकूं, यूपी में राम मंदिर चला नहीं, हिंदू तो चला नहीं, योगी जी उससे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठाकुर मतदाता या तो वोट करने नहीं गया है या कहीं उसने इंडिया अलायंस को भी वोट किया है, हालांकि बहुत सारा वोट उसने किया है। कहीं ब्राह्मण भी आपको नाराज दिखेगा। और जो अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग थी और राहुल गांधी का जो अपना प्रभाव था, जो लोकप्रियता थी, जो आज की स्थिति में चरम पर। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे थे, दलित आदिवासी पिछड़ों के मुद्दे को, वो मुद्दे सिर चढ़ करके बोल रहे थे। महंगाई इतनी थी कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, खुद महंगाई मिटाने के लिए जा रहे थे। बेरोजगारी का आलम तो ये था कि जो बहुत देहात के इलाके हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जहां से बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं, अग्निवीर एक बड़ा इशू था। जो छोटी छोटी नौकरियां पा करके और बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। वो एक अलग गम है लोगों का। पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये मुझे कोई बताए कि वो नौजवान क्यों जा रहा था वोट करने, क्या गया बीजेपी के पक्ष में? नो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एब्सर्ड है ये एग्जिट पोल, बकवास है, बेहुदा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कुर्मियों को अच्छे टिकट उन्होंने दिए, 14 टिकट उन्होंने, पासी जो समाज है उसको 7 टिकट दिए उन्होंने, मौर्य कुशवाहा समाज है उसको 6 टिकट दिए, जो कश्यप केवट मल्लाहा है उसको 5 टिकट दिए। ऐसे ही उन्होंने हर जाति समुदाय को समेटने की कोशिश की। यादवों में सिर्फ 5 टिकट दिए, वो भी अपने परिवार के। मुसलमानों में सिर्फ 4 या 5 टिकट दिए। अति पिछड़ा को उन्होंने टिकट दिए, उसमें राजभर को भी, बिंद को भी, पाल को भी। पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पाल तो समूचा गया है इंडिया अलायंस के साथ।
अति पिछड़ा में कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू था, राहुल गांधी जिसको उठा रहे थे। जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, निजी क्षेत्र में भी लागू करने की बात, जुडिशरी में लागू करने की बात राहुल गांधी जो कह रहे थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। अति पिछड़ों में भी, पिछड़ों में तो कास्ट सेंसस था ही। तो अब ये अगर सिचुएशन थी तो वो कौन सा वोटर था जो बीजेपी के बटन दबाने जा रहा था? संविधान की वजह से 70% दलित इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में भी, वो बिहार में भी, वो महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में बहुजन वंचित अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसको लोगों ने छोड़ दिया इस बार के चुनाव में। फिर भी आप 48 में से 30 से 35 सीट दे रहे हैं, बिहार में 35 से 37 सीट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की मेहनत का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक में सरकार है, वहां पे कांग्रेस की DK शिव कुमार और खड़गे जी वहां से आते हैं, खुद सिद्धारमैया पाल समाज से आते हैं, वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तो कोई फैक्टर नहीं काम किया। बंगाल में ममता बनर्जी 42 में से 20 से 24 सीटें दिखाई जा रही हैं बीजेपी को। चलिए मान लेता हूं मैं कि बंगाल में हो सकता है कि हो गया हो विभाजन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया हो, लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं है जो इस तरह के नतीजों में तब्दील हो सके। मैं मानता हूं कि बीजेपी बहुत आगे जाएगी तो 240, उसमें भी जब बेईमानी करेगी, सब करेगी, तब 240, इसके ऊपर नहीं जा सकती। दरअसल ये एग्जिट पोल इसलिए आए हैं कि ताकि, और उनको टास्क दिया गया है कि आपको 350 के नीचे नहीं दिखाना है, 350 के ऊपर दिखाना है और 400 तक ले जाना है, ताकि जो कल खबर आई थी कि 150 से ज़्यादा DM को अमित शाह ने फ़ोन किया है। आरोप लगाया जयराम रमेश ने कि सीधे तौर पर दबाव डाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एग्जिट पोल इसलिए आ रहा है ताकि DM को प्रभावित किया जा सके, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एब्सर्ड है, ये अविश्वसनीय है, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जहां पर आप मुस्तैद हैं, क्योंकि हर सीट उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई में तब्दील हुई है। हम 10 सीटें छोड़ दें बीजेपी की जहां पे वो बढ़त में है, लेकिन 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 35 सीटें इंडिया अलायंस की बढ़त है। बाकी सीटों पर हम मान लेते हैं कि कांटे की टक्कर है। तो हर सीट पर कांटे की टक्कर है, इसलिए आपको मुस्तैद रहना है, क्योंकि आपका सांसद चुनाव जीत सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। और मेरी उन प्रत्याशियों से भी अपील है कि वो भी नहीं छोड़े। ये एग्जिट पोल बकवास है, इन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रिया।